कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर में हम आज करेंगे सेकंड पेपर की चौथी इकाई के अंदर आपके लगती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को समझने से पहले हम लिपि का अर्थ जान लेते हैं। सामान्यतः लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। हर भाषा को लिखने का कोई ना कोई ढंग होता है, वह उसकी लिपि होती है। अगर हम लिपि को परिभाषित करें तो जो ध्वनि संकेत होते हैं, लिखित ध्वनि संकेत जो होते हैं उसको लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी की लिपि है। हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखते हैं। प्राचीन भारत में क्या है, दो प्रकार की लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की यह लिपि थी। कुछ कहते हैं कि नागर ब्राह्मणों द्वारा इस लिपि का प्रयोग होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है रोमन है, उर्दू भाषा की फारसी है, उसकी पंजाबी की है गुरुमुखी, और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी लिपि में हम मराठी भाषा को भी लिखते हैं, नेपाली भाषा को भी लिखा जाता है। तो जो देवनागरी लिपि है इसका आपको अर्थ समझ आ गया होगा कि ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। 8वीं शताब्दी में इसका आरंभ हो गया था। तो आज हम देवनागरी की वैज्ञानिकता पढ़ेंगे। वैज्ञानिकता के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है, ठीक है, उर्दू की जो फारसी लिपि है, इनकी तुलना में जो हमारी देवनागरी लिपि है वह अधिक वैज्ञानिक है। कैसे है? सबसे पहला पॉइंट है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। वर्णों का जो विभाजन किया गया है देवनागरी लिपि में वह क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। जैसे इसमें स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन इसमें कितने होते हैं, 39 होते हैं, 39। इसमें हम द्विगु को भी ऐड कर लेते हैं और संयुक्त को भी ऐड, उष्ण को भी कर लेते हैं। तो पहले 33 थे, अब ये 39 हो गए हैं। तो जो ये वर्णों के विभाजन में वैज्ञानिकता है तो उसके अनुसार हिंदी वर्णमाला में क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक है। क ख ग ये क्या है, कंठे हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य है, ये क ख ग च छ ज। जो ये हिंदी वर्णमाला में जो अक्षरों का क्रम बना हुआ है व्यंजनों का, वह क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। कंठे में क ख ग ही आएंगे, तालव्य में च छ ज वर्ण आएंगे, और इसमें एक अनुस्वार होती है, एक विसर्ग होगी, ठीक है। ये जो नियम बनाए गए हैं यह पूर्ण वैज्ञानिक है। दूसरा जो इसका वैज्ञानिकता को स्पष्ट करता है बिंदु कौन सा है, अक्षरात्मक लिपि। कई लिपियाँ क्या होती है, सिर्फ ध्वन्यात्मक होती है, ध्वनि होती है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि है वह क्या है, अक्षरात्मक लिपि है। इसमें हर ध्वनि को क्या है, अक्षर के रूप में लिखा जाता है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है, समग्रता। समग्रता कैसे है इसके अंदर, ब्राह्मी लिपि के अंदर, कि जो देवनागरी लिपि है इसके अंदर क्या है, हर अक्षर को लिखने की सक्षमता है, समग्र है ये हर ध्वनि संकेत को लिखने के लिए। जैसे आप रोमन लिपि देखते हो, रोमन लिपि में क्या है, न के लिए सिर्फ एन ही है, जबकि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर क्या है, न को कितने तरीके से लिखा जाता है, न ये है, एक न ये है। इन सभी ध्वनियों के लिए, इन सभी अक्षरों के लिए
हर शब्द को वो लिख रहा है, लेकिन रोमन लिपि में इन सब के लिए क्या प्रयुक्त होता है, सिर्फ एन। तो इसमें समग्रता नहीं है रोमन लिपि में, लेकिन देवनागरी लिपि में क्या है, समग्रता है। उसके बाद हम जानेंगे उच्चारण व लेखन में एकरूपता। देवनागरी लिपि की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जो हम बोलते हैं, उच्चारण कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, वही हम क्या है, लिखते हैं, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं होता। उसमें बोलते कुछ और है और लिखते कुछ और है, क्योंकि रोमन में क्या होता है, अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है उसमें क्या होता है, कुछ ध्वनियाँ क्या है, साइलेंट होती है, जैसे नॉलेज है, लिखते हैं, बोल हम नॉलेज रहे हैं, न से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लिखते हैं उसको किससे हैं, क से, के से लिखते हैं। तो इससे क्या है, उच्चारण में और लेखन में एकरूपता नहीं आती है। इससे क्या है, गलतियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि हम बोल कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं। तो इसमें क्या है, देवनागरी लिपि में उच्चारण में और लेखन में एकरूपता है। जो हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। जैसे नाइफ है, नाइफ क्या होता है, चाकू, ठीक है, बोल हम नाइफ एन से रहे हैं, लेकिन उसको भी किससे लिखते हैं, स्पेलिंग में लिखा जाता है वो के से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इनमें उच्चारण में और लेखन में एकरूपता रोमन लिपि में नहीं है, लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में उच्चारण में और लेखन में एकरूपता है। उसके बाद है नियतता। नियतता क्या होती है बेटा, कि देवनागरी की जो लिपि है उसकी प्रत्येक ध्वनि नियत है, तय है, उसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन रोमन लिपि में क्या होता है कि उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। कैसे कि जैसे हम उसमें कुछ साउंड होती है, कुछ उसके अंदर देवनागरी लिपि जो है उसमें क्या है, नियतता है। जो मैंने कैसे बताई आपको कि देवनागरी लिपि में क्या है, प्रत्येक ध्वनि चिन्ह के लिए नियत एक ध्वनि चिन्ह है, जबकि रोमन लिपि में क्या है, बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं, जिससे क्या है, त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि एक ही अक्षर को क्या है, उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं उसके अंदर। लेकिन हमारे जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण या आप ध्वनि चिन्ह कह सकते हैं तय है। तो इसके कारण क्या है, उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम कैट लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं CAT, कैट। तो यहाँ ये सी क्या साउंड कर रहा है, का साउंड, और दूसरे में किंग, KING, किंग, किंग में के भी के की साउंड कर रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि गलतियां हो सकती है। जैसे हम क्वीन लिखते हैं, क्वीन, इसमें भी क्यों क्या है, के साउंड कर रहा है ना। तो ये क्या है, अलग अलग क की साउंड, ये क मतलब क, हिंदी वर्ड वाला में इसको क ही कहेंगे, है ना, क। लेकिन इस एक अक्षर को लिखने के लिए रोमन लिपि में कितने विकल्प हैं। क्यू को भी क साउंड है, किंग में भी क है, कैट में भी वो है सी लेकिन क है। तो इसमें बहुत सारे विकल्प होने के कारण क्या है, इसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे हम केमिस्ट्री लिखते हैं, केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं, CH से स्टार्ट होता है लेकिन बोला क जाता है। तो रोमन लिपि में बहुत सारे विकल्प होने के कारण उसमें गलतियां हो जाती है, जबकि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम जानेंगे निश्चितता। जो देवनागरी लिपि है इसके अंदर क्या है, प्रत्येक ध्वनि चिन्ह के लिए क्या है, वर्ण निश्चित है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने का वर्ण क्या है, निश्चित है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको,
PUT BUT बट। तो यहाँ पर क्या है, PUT पुट में ये साउंड कर रहा है, बट में असाउंड कर रहा है। नियतता कैसे है भाई, निश्चितता कैसे है कि यहाँ पर क्या है, पुट में उ ध्वनि है इसके अंदर, बट में अ है, लेकिन है तो ये यू ही, यू ध्वनि है, लेकिन क्या है, उच्चारण इसका अलग हो रहा है। वहाँ उच्चारण हो रहा है और इसमें ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो क्या है, इसके अंदर क्या है, निश्चितता नहीं है। जबकि देवनागरी लिपि में क्या है, प्रत्येक ध्वनि चिन्ह के लिए निश्चित वर्ण है। तो इससे क्या होता है, गलती की संभावना नहीं रहती। अब क्या है, अगला पॉइंट क्या है, स्पष्टता। रोमन लिपि में क्या होता है, हर अक्षर को लिखते हैं तो उसमें स्पष्टता नहीं है। इस कारण क्या है, उसमें गलतियां हो जाती हैं। स्पष्टता कैसे है, जैसे ई, छोटी ई लिखी, ठीक है, सी लिख दिया, आई लिख दिया, है ना, ये एक जैसे दिखने में एक जैसे से लगते हैं। इससे क्या होता है कि गलती होने की इसमें संभावना रहती है। अब एम है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। तो जो स्पेलिंगों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें क्या है, समरूप दिखने में एक जैसे लगते हैं, तो क्या है, वो स्पष्ट नजर नहीं आते। स्पष्टता नहीं होगी तो क्या होगा, हम उसका उच्चारण भी गलत करेंगे, है ना, उसको लिखेंगे भी गलत। जबकि इसमें देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। कम खर्चीली कैसे है ये, जैसे हम लिखते हैं अक्षर थोथा, हिंदी की देवनागरी लिपि में हमने लिख दिया थोथा। अब इसको रोमन में लिखेंगे तो THOTHA। कितना स्पेस इसने ले लिया है, कितने अक्षर आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 2 अक्षरों में ही यह लिखा गया। तो यह क्या है, कम खर्चीली है, जगह कम घेरती है। तो इससे क्या है, कागज़ जो कि हमें पता है पेड़ों से बनते हैं, तो उसके लिए क्या है, मितव्ययी है। अर्थात यह कम खर्च में ही बहुत सारे अक्षरों को हम इसमें लिख सकते हैं देवनागरी लिपि में। इसके बाद अगला पॉइंट है सरल एवं कलात्मक। देवनागरी लिपि जो है सरल है, स्पष्ट है, सुबोध है, आसानी से समझ में आ जाने वाली है। जबकि रोमन लिपि में क्या था, ना तो उसमें स्पष्टता है ना निश्चितता है, ठीक है, उच्चारण लेखन में भी एक रूपता नहीं है, तो उसके उच्चारण में भी गलतियां होती है, लेखन में भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन देवनागरी लिपि क्या है, उसके अंदर क्या है, सरल, सुबोध और सबको आसानी से समझ में आ जाने वाली लिपि है यह, और बहुत ही इसके सरल नियम हैं लिखने के। तो इस प्रकार से हमने आज देवनागरी लिपि को पढ़ा है। आपको आज यह बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आगे हम अगला टॉपिक कल करेंगे। और जो बच्चे इस ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो कृपया आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप वाला सेंड कर दो, ताकि मैं आपको हिंदी वाले ग्रुप में ऐड कर लूँ और आप भी इन ऑनलाइन क्लासेस में अपना जो है ज्ञान ले सकते हैं। आपका जो यहाँ सिलेबस करवाया जा रहा है, वैसे तो वापस रिपीट भी करेंगे हम इसको, लेकिन फिर भी आप घर पे भी इसको करें। जो सिलेबस करवाया जा रहा है अपने समय का सदुपयोग करें। और जिन बच्चों ने एडमिशन भी नहीं लिया है अभी तक, तो 11 अगस्त बेटा एडमिशन की लास्ट तारीख है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना एडमिशन